हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल रश्मि लाइट ट्यूटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हमारे जिस टॉपिक का नाम है वो है द सेल। हम सेल की बात करेंगे। हमने एनाटॉमी का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर लिया था, उसकी जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी वो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेल से स्टार्ट करते हैं अपने एनाटॉमी सब्जेक्ट को। तो चलिए, डायग्राम कुछ बने हुए हैं बोर्ड पर, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सेल की अगर बात कर रहे हैं तो सेल में सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन में हम वैसे तो जो हमने बेसिक क्लास डिस्कस करी थी उसके अंदर हमने सेल के बारे में इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। तो सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट, बॉडी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, तो बॉडी की स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है वो क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। ठीक है। देन उसके बाद में हमें ये भी पता है कि बहुत सारी सेल्स जो है वो मिलकर टिश्यू बनाती हैं, बहुत सारे टिश्यू जो मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स जो है वो मिलकर के सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम मिलकर के पूरी बॉडी डेवलप करती है। ये भी हम जानते हैं। तो हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की आज बात करेंगे। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सेल है वो बेसिकली बनते किससे है। आप सभी को पता है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो किससे डेवलप होती है? जाइगोट से। और जाइगोट किससे बनता है? एग एंड स्पर्म। एग एंड स्पर्म के फ्यूजन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और इस जाइगोट में जब मल्टीप्लिकेशन होता है, डिविजन होते हैं, बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, तो पूरी की पूरी बॉडी डेवलप होती है। वो एक अदर टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर जस्ट हमें इंट्रोडक्शन के लिए ये चीजें पता होनी चाहिए। अब हम सेल की बात करें तो सेल जो है इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इस आउटर मेम्ब्रेन की। ये जो आपको आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, इस आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोला जाता है। इस आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्या कहलाती है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है ये सेल को एनक्लोज करके रखने का काम करती है। मतलब चारों तरफ से जो सेल है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से घिरी हुई रहती है, और इसके अंदर जितने भी सेल के ऑर्गेनेलीज हैं वो इसके अंदर रहते हैं। और एक फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनेलीज जो हैं वो एम्बेडेड रहते हैं, जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। जिसे क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। तो जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है ये कौन कौन से ऑर्गेनेलीज को कवर करके रखते हैं? जल्दी से अपन नाम देख लेते हैं, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है न्यूक्लियस की। ठीक है। और जितने भी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं उन सबकी अपनी एक लाइनिंग या कवरिंग होती है। ठीक है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर ऑर्गेनेली पाया जाता है दैट इज न्यूक्लियस। ये पूरी की पूरी सेल को कंट्रोल करता है, पूरी सेल का मास्टर होता है ये। देन सेकेंड यहाँ पर क्या आ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑलराइट। देन गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंड स्मूथ दोनों होते हैं ये। देन लाइसोसोम। ठीक है। और सेंट्रोसोम। ये सारी की सारी क्या है? इसके इंटरनल ऑर्गेनेलीज हैं जो इस सेल के पूरे अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करती है। इसके अलावा साइटोस्केलेटन।
ठीक है। अब साइटोस्केलेटन के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, फिम्ब्रिया, फ्लैजिलास, ये बहुत सारी चीजें आ जाती है जिनको हम लेटर ऑन इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वो इतने सारे ऑर्गेनेलीज को अपने अंदर कवर करके रखती है, और ये जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सारे के सारे किसमें होते हैं, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, दिस इज द लिक्विड पार्ट ऑफ सेल। अब हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये बेसिकली 2 लेयर्स की बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स होती हैं। अभी 3 डायमेंशनल व्यू में आपको ज्यादा समझ में आएगा, जैसे इसके अंदर क्या होता है, एक लेयर ऊपर और एक लेयर नीचे होती है। इस तरीके से फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर होती है। तो ये दोनों लेयर इस तरीके से हैं, और इसके बीच में अगर आप 3 डायमेंशनल व्यू से देखेंगे तो आपको बीच में यहाँ पर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की लेयर दिखेगी। तो ये बेसिकली एक तरीके से सैंडविच होता है, जिसमें ऊपर और नीचे ये दोनों तो फॉस्फोलिपिड की लेयर है, और इसके बीच में ये जो पार्ट होता है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो किसका बना हुआ होता है, ये प्रोटीन एंड शुगर या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं हम इसको, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी हुई होती है। अब यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड लेयर होती है, वो फॉस्फोलिपिड लेयर के अंदर जो एक फॉस्फोलिपिड होता है, मॉलिक्यूल होता है एक फॉस्फोलिपिड का, उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट होता है और एक टेल पार्ट होता है। तो जो हेड पार्ट होता है वो बाहर की तरफ रहता है, और जो टेल पार्ट है वो अंदर की तरफ रहता है। यहाँ पर जो हेड पार्ट है वो, हेड पार्ट जो है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर लवर। एंड जो टेल पार्ट होता है दैट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब फिल दैट मीन्स अफेक्शन। फिलिक मीन्स अफेक्शन, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो ये जो हेड पार्ट है वो क्या होता है, वाटर लवर होता है, और जो टेल पार्ट है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। फोबिक मीन्स फियर और हाइड्रो मीन्स वाटर। तो जो टेल पार्ट है इसका वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक दैट मीन्स कि इसको वाटर से डर लगता है, ये वाटर से दूर रहता है, और जो हेड पार्ट होता है वो वाटर के नजदीक रहता है। ठीक है, ये तो हो गई इसके फॉस्फोलिपिड लेयर की बात। ठीक है, और इसके बीच में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की लेयर पाई जाती है। इसके अंदर जो ये आपको बड़े मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल्स है। ये प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या काम करते हैं, बेसिकली एक चैनल का काम करते हैं। एक चैनल का काम करते हैं। चैनल दैट मीन्स कि इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी हुई है। मैंने कार्बोहाइड्रेट की चेन बना रखी है यहाँ पर ब्लू मार्कर से। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट चेन होती है ये क्या करती है, एक चैनल, एक मीडियम का काम करती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि सेल के अंदर क्या चीज अक्रॉस करके जो है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके क्या चीज सेल के अंदर आएगी और क्या चीज सेल से बाहर जाएगी। तो ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं एक तरीके से चैनल या एक गेट का काम करते हैं, और बहुत सारी पिनोसाइटोसिस जो प्रोसेस होती है उनके अंदर भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, कौन से सेल के बाहर रिलीज होंगे, क्या चीजें सेल के अंदर जाएंगी, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो भी होता है वो पूरा का पूरा जो है वो ये लेयर कंट्रोल करती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पूरी की पूरी लेयर के अंदर इस तरीके से एम्बेडेड होते हैं, फैले हुए होते हैं, और इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसको स्ट्रक्चर को सैंडविच मॉडल भी बोला जाता है। देखिए मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताई थी, जिसमें ये आउटर जो है वो फॉस्फोलिपिड लेयर है, और ये जो मिडल लेयर है वो किसकी बनी हुई है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है, इसलिए इसे सैंडविच मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है,
देन उसके बाद में बात करते हैं हम जो हमारी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, हमारी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, सबसे पहले इसका जो सबसे बड़ा काम होता है, जो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी देता है। हर सेल की एक इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी होती है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कौन सी सेल उसे किल करेगी। तो एक तरीके से ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी का मतलब ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। दूसरा इसका जो काम होता है वो एरोबिक, इसका जो काम होता है वो एरोबिक फंक्शन। एरोबिक दैट मीन्स के ऑक्सीजनेशन का, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम जो है वो इस लेयर का होता है, क्योंकि ऑक्सीजनेशन प्रोसेस जो है, ऑक्सीजन को सेल के अंदर जाने के लिए भी तो कोई चैनल या मीडियम चाहिए। तो चैनल या मीडियम यहाँ पर कौन दे रहा है इसको, ये फॉस्फोलिपिड लेयर दे रही है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, स्पेसिफिक रिसेप्टर का काम करती है। ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो पर्टिकुलर किसी चीज के रिसेप्टर होते हैं, ये उसी मॉलिक्यूल को सेल की सरफेस पर आकर के अटैच होने देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या क्या काम करते हैं, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन प्रोसेस में ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हेल्प करती है। ठीक है, चलिए साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन समझ में आ गई आपको, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाद में ऑर्गेनेलीज की। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर, ऑर्गेनेलीज की बात करेंगे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाद में। मतलब फर्स्ट पार्ट जो है हमारा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेकेंड ऑर्गेनेल। तो ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, जितने भी मैंने यहाँ पर नॉमिनेशन कर रखा है, नामकरण कर रखा है, वो सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं। तो ये जो ऑर्गेनेलीज है, बेसिकली सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे न्यूक्लियस की। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है वो देखिए डायग्राम में, न्यूक्लियस जो है वो चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से कवर रहता है, जिसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आप एक छोटे से राउंड शेप स्ट्रक्चर देखेंगे। इस राउंड शेप स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। ओके, न्यूक्लियोलस बोला जाता है। और ये जो न्यूक्लियोलस होता है वो बेसिकली बहुत सारे क्रोमेटिन फाइबर्स से मिलकर के बना हुआ होता है। और आप सबको पता है ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स है, दीज आर द क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या है, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि जब भी कोई सेल डिवाइड होती है तो यही जो क्रोमोसोम्स जिन क्रोमेटिन फाइबर से मिलकर के बने हुए होते हैं, ये खुल जाते हैं और खुल करके जो सेंट्रोसोम या सेंट्रोमियर्स होते हैं वो दो पोल पर चले जाते हैं, और ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो दोनों पोल्स पर अरेंज हो जाते हैं। जब हम सेल डिवीजन या सेल साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस है वो अपने अंदर न्यूक्लियोलस रखता है, जिसके अंदर पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस सेल का होता है, और इसके अंदर क्रोमोसोम या क्रोमेटिन फाइबर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। एंड देखिए यहाँ पर छोटे छोटे चैनल्स होते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे चैनल्स बने हुए होते हैं। इन चैनल्स का काम क्या होता है, जो इस न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है वो इस साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्शन बनाए रखता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर कोई कंटेंट जाना है या कुछ कंटेंट बाहर आना है, तो इन चैनल्स के थ्रू ये एक्टिविटीज होती हैं। और इन्हीं ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसके साथ ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो अटैच रहती है। ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इस न्यूक्लियस के साथ अटैच रहेगी, और जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा उस टाइम पे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फंक्शन में आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर बात थी न्यूक्लियस की। तो यहाँ पर
जो न्यूक्लियस के बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। सेकेंड हमारा जो ऑर्गेनेली है वो कौन सा है? सेकेंड हमारा ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का पावर हाउस ऑफ होता है, यहाँ पर एटीपीज बनते हैं। ये एटीपीज जो है वो हमारी सेल का एनर्जी सोर्स है। आपको पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सॉसेज शेप होता है, मतलब सॉसेज शेप का मतलब होता है जूते के आकार का। शूज आपको पता है, जूता शूज के शेप का होता है, इसलिए इसको सॉसेज शेप बोला जाता है। और पावर हाउस ऑफ सेल होता है, एटीपी जनरेट करता है एनर्जी की फॉर्म में, और ये एटीपी बनाने का जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होता है, यानी कि एटीपी बनाने के लिए सेल को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, और ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सेल के अंदर बाहर करने का काम करती है। ठीक है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे सेल का क्या है? एक तरीके से पावर हाउस है। और जितनी भी मोस्टली जितनी भी एक्टिवेटेड सेल्स होती हैं वो सारी की सारी क्या करती है? एटीपी जनरेट करती है। हमारी बॉडी की कोई भी सेल ऐसी नहीं है जो एटीपी जनरेट ना करे। और जो मैंने न्यूक्लियस आपको बताया था, मैं आपको यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस बता देती हूँ कि जो आरबीसी होती है उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, देन माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में हम जो हमारा थर्ड ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में जो हमारा थर्ड ऑर्गेनेली है उसका नाम है राइबोसोम। हमारा जो थर्ड ऑर्गेनेली है उसका क्या नाम है? राइबोसोम। तो जो राइबोसोम होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन के। राइबोसोम किसके बने हुए होते हैं? आरएनए एंड प्रोटीन के बने हुए होते हैं। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसकी सरफेस पर भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें फ्रीली भी राइबोसोम्स जो है वो पाए जाते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने राइबोसोम लिखा है, और जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर भी मैंने डॉट डॉट बनाए हैं ब्लू पर ब्लैक कलर के। तो ये जो ब्लू पर ब्लैक कलर के डॉट्स हैं ये क्या है? राइबोसोम्स हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। देन उसके बाद में राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं। प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, कैसे करते हैं आगे बताऊंगी आपको अभी। तो राइबोसोम के क्या क्या काम होते हैं? राइबोसोम जो है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। मेन इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना होता है एंड प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना होता है। ठीक है, उसके बाद में आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये देखिए यहाँ पर रफ एंड स्मूथ दो तरह की होती है। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहती है जिसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम के साथ मिलकर के प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है बेसिकली वो हार्मोन्स एंड एंजाइम फॉर्मेशन का काम करती है, यानी कि जो हार्मोन्स और एंजाइम्स है उनको बनाने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, एंड प्रोटीन सिंथेसिस का काम किसका होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। ठीक है, और जो एंजाइम्स होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एंजाइम्स बनाती है वो सारे के सारे जो हैं वो सेल से बाहर निकल करके अपनी टारगेट सेल तक मूव ऑन करते हैं, यानी कि जो भी
हॉर्मोन्स और एंजाइम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है, वो सेल के अंदर नहीं रहते हैं, वो सेल से बाहर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के थ्रू बाहर आ जाते हैं और जो अपनी टारगेटेड सेल्स होती हैं वहां तक वो पहुंच जाते हैं और वहां पर वो अपने फंक्शन को शो करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में हम बात करते हैं गोल्गी अपरेटस। जो गोल्गी अपरेटस होता है, बेसिकली उसका काम क्या होता है, प्रोटीन पैकिंग एंड डिस्पैच। ठीक है, एक तरीके से जो राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाती है, गोल्गी अपरेटस उसका एक स्टोरेज एरिया है, यानी कि सारा का सारा प्रोटीन बनने के बाद में गोल्गी अपरेटस में कलेक्ट होता है। गोल्गी अपरेटस में ये एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि गोडाउन है ये। ठीक है, यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोटीन कलेक्ट होता है और वो प्रोटीन यहाँ पर फिर पैकिंग होती है। प्रोटीन की पैकिंग होने के बाद में ग्रुपिज्म होता है, ग्रुप बनता है उसका कि किस एरिया में किस टाइप का प्रोटीन जो है वो जाएगा, कौन से बॉडी पार्ट को किस टाइप के प्रोटीन की जरूरत है, उसके बेसिस पर यहाँ पर इनका मॉडिफिकेशन होता है, उनकी पैकिंग होती है। देन पैकिंग होने के बाद में डिस्पैच आप सब जानते हैं, जब कोई चीज जहां पर मैन्युफैक्चर हुई है वहां से जब वो चली जाती है पैक होने के बाद में, तो प्रोटीन की पैकिंग एंड डिस्पैच का काम कौन करता है, गोल्गी अपरेटस करता है। और प्रोटीन बनने के बाद में उसको स्टोर करके रखने का काम भी किसका होता है, गोल्गी अपरेटस का होता है। ये देखिए गोल्गी अपरेटस मैंने सेल के डायग्राम के अंदर शो कर रखा है, ये देखिए। देन उसके बाद में गोल्गी अपरेटस के बाद में हम जो गोल्गी अपरेटस होता है बेसिकली ये किस टाइप का, मतलब इसका नेचर कैसा होता है, ये सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स का बना होता है। किसका बना हुआ होता है, सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स का बना। और ये जो सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स है ये ही इन जो प्रोटीन बनते हैं उन प्रोटीन को कैरी करके रखने का काम करता है, अपने अंदर स्टोर करके रखने का काम करता है। तो ये गोल्गी अपरेटस जो है सिक्रीटरी ग्रैन्यूल का बना होता है और प्रोटीन को स्टोर करता है। ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनेली है गोल्गी अपरेटस के बाद में वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम देखिए ये रहा डायग्राम के अंदर। तो ये जो लाइसोसोम है ये देखिए, लाइसोसोम के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। लाइसोसोम का काम क्या होता है, जो सेल के अंदर डेब्रीज होती हैं, डेड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसकी क्लीनिंग भी तो करेगी। अब जैसे सारी की सारी अंदर ऑर्गेनेलीज फंक्शन करें तो कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट होगा, तो उस वेस्ट को क्लीन करने का काम कौन करेगा, ये लाइसोसोम करेगा। बट लाइसोसोम जो है वो लाइसोसोम जो होता है वो कई बार क्या काम करता, लाइसोसोम जो होता है वो प्लियोमॉर्फिक होता है। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है ऐसी सेल्स जो अपनी स्ट्रक्चर को बार बार चेंज करती रहती है। तो जो लाइसोसोम है वो प्लियोमॉर्फिक एक्टिविटी ज्यादा शो करता है और इसके अंदर एंजाइमेटिक एक्शन होता है, एसिडिक नेचर का होता है, क्लीनिंग का काम करता है। तो क्या होता है कई बार लाइसोसोम क्लीनिंग करते करते बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और बस्ट हो जाता है, फट जाता है। तो ये जो इसके अंदर जो एसिडिक एंजाइम भरा हुआ होता है वो पूरी की पूरी सेल के अंदर फैल जाता है और पूरी की पूरी सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब ये पूरी सेल को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है तो इससे जो ये लाइसोसोम है इससे सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो एसिड होता है वो 4 to 5 pH का होता है। इतना ज्यादा एसिडिक होता है ये कि अगर ये गलती से ब्रस्ट हो जाए, फट जाए तो पूरी की पूरी सेल को ही एनगल्फ कर देता है, पूरी की पूरी सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जो लाइसोसोम है वो क्लीनिंग तो करता ही है, इसके अलावा डिस्ट्रॉय का काम भी कर सकता है। ठीक है, देन लाइसोसोम के बाद में
नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनेली है वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, अब जो साइटोस्केलेटन है उसमें एक चीज नहीं है। साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या होता है, इस सेल की स्ट्रक्चर को सपोर्ट करके रखने का काम करता है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है भाई, अगर एक नॉर्मल सेल है और अगर उसका कोई स्केलेटन नहीं होगा या उसके अंदर ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग चीज नहीं होगी जो सेल को फुला कर रखे, सेल को अपनी शेप में बना करके रखे, तो सेल क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो यहाँ पर सेल को अपनी ओरिजिनल शेप में रखने के लिए इसके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो इस सेल को शेप दे करके रखने का काम करती हैं और इसको मूवमेंट वगैरह देने का काम भी करती है। तो यहाँ पर जो साइटोस्केलेटन है उसके अंदर सबसे पहला जो है माइक्रोफिलामेंट। क्या आता है, माइक्रोफिलामेंट। ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये स्मॉल फाइबर्स होते हैं और ये क्या करते हैं, शेप मेंटेन करके रखने का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये शेप मेंटेन करने का काम करते हैं और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। इस तरीके से ये छोटे छोटे माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गए माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट के बाद में सेकेंड आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये थोड़े से लार्ज प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं ये, लार्ज प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। और ये जो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं या ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं इनका काम क्या होता है, ये जितने भी ये ऑर्गेनेलिज है, देखो अगर कोई चीज किसी फ्लूइड में है तो वो एक जगह स्टेबल तो रहेगी, वो कुछ ना कुछ मूवमेंट करती रहेगी। हो सकता है ये माइटोकॉन्ड्रिया अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा। इस तरीके से ये ऑर्गेनेलिज जो है वो मूव करते रहते हैं। तो जितने भी ये ऑर्गेनेलिज है उनको ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है वो मूवमेंट देने का काम करता है। ठीक है, देन जो क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे इन क्रोमेटिन फाइबर्स को दोनों पोल्स पर ले जाने का काम कौन करते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो ये क्रोमेटिन फाइबर्स ओपन होंगे उनको हाफ इधर और हाफ इधर अरेंज करने का काम करेगा। ठीक है, एंड सेल एक्सटेंशन, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, जब सेल डिवीजन होना होता है उससे पहले सेल एक्सटेंड करती है, सेल जो है वो स्ट्रेच हो जाती है, बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है, तो उसमें भी हेल्प कौन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल करता है। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल देखो, माइक्रोफिलामेंट सेल को शेप देने का काम करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल जो है मूवमेंट देने का काम करेंगे ऑर्गेनेलिज को, जो क्रोमेटिन फाइबर्स है उनके मूवमेंट में हेल्प करेगी और सेल के एक्सटेंशन में हेल्प करेगी। देन उसके बाद में थर्ड जो हमारा साइटोस्केलेटन का पार्ट है दैट इज सेंट्रोसोम। देखिए सेंट्रोसोम मैंने वहां लिखा है। ये जो सेंट्रोसोम होता है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से ही मिलकर के बनता है। बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स जब आपस में जुड़ जाती हैं तो ये क्या बना देती है, सेंट्रोसोम बना देती है। ये जो सेंट्रोसोम होता है बेसिकली ये क्या करता है, ये जब सेल डिवीजन होता है तो सेंट्रोमियर्स या जो सेंट्रोसोम होते हैं वो दो पोल्स पर एक डॉट की तरह कलेक्ट हो जाते हैं और फिर वहां पर जो ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो ऊपर नीचे कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में सेंट्रोसोम के बाद में बात आती है सेल एक्सटेंशन की। फोर्थ वन इज सेल एक्सटेंशन की। तो देखिए सेल एक्सटेंशन के नाम पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेल एक्सटेंशन के लिए एक तो होता है माइक्रोविलाई, ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है सीलिया,
और तीसरा होता है फ्लैजेला। तो देखिए जो माइक्रोविलाइज होते हैं, ये माइक्रोविलाइज जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? माइक्रोफिलामेंट के बने हुए होते हैं। ये जो माइक्रोविलाइज है वो किसके बने हुए होते हैं? माइक्रोफिलामेंट के बने हुए होते हैं। और ये जो माइक्रोविलाइज होते हैं इनका बेसिकली काम क्या होता है? जो सेल होती है, या ये कहूं कि इसका एग्जांपल सबसे अच्छा ये है कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसके सरफेस पर माइक्रोविलाइज पाए जाते हैं। तो माइक्रोविलाइज बेसिकली इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो जो माइक्रोविलाइज होते हैं इनका काम क्या होता है? सरफेस एरिया को बढ़ाने का। और अगर माइक्रोविलाइज किसी चीज के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन बढ़ाने का काम करते हैं। सपोज हमारी जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए वहां पर क्या पाए जाते हैं? माइक्रोविलाइज पाए जाते हैं। तो ये माइक्रोविलाइज किसका पार्ट है? साइटोस्केलेटन का पार्ट है। बने हुए किसके होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में का मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, तो आप उसी से याद रखिएगा इसको। सेकेंड है यहाँ पर सीलिया, ठीक है। तो सीलिया का एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। बहुत माइनर से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और उनका काम क्या होता है? जो म्यूकस बन रहा है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कंटिन्यूअसली, उसको बाहर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट देता है और अपवर्ड उसको एक्सपेल आउट करने का काम करता है। जो म्यूकस बना है, जो कफ बन रहा है, उसको बाहर की तरफ एक्सपेल आउट करने का काम कौन करवाता है? सीलियास। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी कैविटीज एंड कैनाल्स हैं जिनके अंदर सीलियास पाए जाते हैं, जो डस्ट पार्टिकल को कैच करते हैं, किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट को अंदर आने नहीं देते हैं, फॉरेन ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है? एक सिंगल वाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये सेल है तो सेल की तरफ एक साइड में एक चप्पू, चप्पू समझते हैं, एक जो है वो वाइप, WHIP, वाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इस स्ट्रक्चर का काम क्या होता है? सेल को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट देने का काम करता है। और इसका जो एग्जांपल है सबसे अच्छा वो है मेल के अंदर स्पर्म का। स्पर्म, मेल के अंदर जो स्पर्म होता है उसमें टेल होती है। टेल आप सब जानते हैं, तो टेल होती है, वो टेल किसका पार्ट है? फ्लैजिला का पार्ट है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर मैंने बहुत अच्छे से बताया है ये कि जो क्रोमोसोम जो मेल के अंदर स्पर्म होते हैं, स्पर्म के अंदर क्या पाई जाता है? टेल पार्ट पाई जाती है। वो फ्लैजिला का सबसे अच्छा एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में उस स्पर्म को मूवमेंट देने का काम करता है, ठीक है। तो ये पूरा हमारी जो है वो सेल की स्ट्रक्चर है। तो सेल की स्ट्रक्चर एक बार जल्दी से हम फटाफट इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने सेल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा है। तो सेल के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है उसको आप सैंडविच मॉडल से समझ सकते हैं, जिसके अंदर 2 लेयर फॉस्फोलिपिड की होती है, ऊपर और नीचे। और जो इसका बीच का जो मिडिल पार्ट होता है इस सैंडविच का, वो किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है, ठीक है। और फिर उसके अंदर आ जाता है साइटोप्लाज्म, जो इसका लिक्विड पार्ट है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। वो ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं? न्यूक्लियस, सबसे पहले हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर रहता है। इसके अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। इस न्यूक्लियोलस के अंदर हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए, आरएनए हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, जीन्स जो है वो सारे के सारे यहाँ पर पाई जाती हैं। और इसकी सरफेस पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अटैच होती है, ठीक है। देन उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या करता है? हमारी सेल का पावर हाउस होता है, क्योंकि इसमें एटीपीज बनते हैं और ये एटीपी हमारी सभी सेल्स को एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है। और ये सॉसेज शेप का या शू शेप का होता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट होता है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो क्या काम करता है? वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर के। रफ एंडोप्लाज्मिक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है 2 टाइप की होती है, रफ एंड स्मूथ। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाती है? एंजाइम्स एंड हार्मोन्स बनाती है और वो सेल में बनने के बाद में अपने टारगेटेड सेल तक मूव कर जाती है।
और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो प्रोटीन बनाती है, और ये प्रोटीन जो है गोल्गी अपरेटस के माइक्रोट्यूब्यूल्स, टीनी ट्यूब्यूल्स के अंदर जाकर के स्टोर हो जाता है, जहां पर इनकी पैकेजिंग एंड डिस्पैच यहाँ से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अमीनो एसिड बेसिकली चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो जो राइबोसोम होता है वो क्या काम करता है, अमीनो एसिड्स की चेन को बनाने का काम करता है। ये 70S बनेगा या 80S टाइप बनेगा। ठीक है, तो अमीनो एसिड को बनाता है, अमीनो एसिड को देन एक चेन में अरेंज करता है, चेन में अरेंज करने के बाद में अलग अलग टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, फिर वो गोल्गी अपरेटस में स्टोर हो जाते हैं, वहां से फिर वो अलग अलग जगह डिस्पैच कर दिए जाते हैं। कोई सेल कोई प्रोटीन बनाएगी, कोई सेल कोई प्रोटीन बनाएगी, इस तरीके से हर सेल जो है हमारी अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनाती है। देन राइबोसोम के बाद में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस देख लिया। देन लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है, इसे हिंदी में भक्षण कोशिका भी कहा जाता है। ये क्या करती है, हमारी सेल की क्लीनिंग का काम करती है, क्योंकि जब सारे ऑर्गेनेल्स काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई वेस्ट जनरेट होगा, और इस वेस्ट को निकालने के लिए जो हमारा लाइसोसोम है इसके अंदर एसिडिक एंजाइम पाया जाता है जो क्लीनिंग का काम करता है। और यहाँ पर अगर ये लाइसोसोम फट जाए, ब्रस्ट हो जाए, तो पूरी की पूरी सेल को एनगल्फ कर लेता है, इसलिए इसको जो है सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। देन लास्ट है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के अंदर हमने देखा माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट जो है इस शेल को, ये जो हमारी सेल है इसको शेप देने का काम करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो मूवमेंट देने का काम करता है, जितने भी ऑर्गेनेलीज अंदर है उनको मूवमेंट देता है। और जो लार्ज प्रोटीन फाइबर के का बना हुआ होता है ये। देन थर्ड है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है, और बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सेंट्रोसोम कहलाते हैं। देन लास्ट आता है सेल एक्सटेंशन, जिसमें हमने क्या देखा, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई माइक्रोफिलामेंट्स के बने हुए होते हैं। देन ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। जो सीलियाज होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी जिस भी ट्रैक्ट में ये होते हैं वहां से कोई भी जो सिक्रीशंस होते हैं उनको मूवमेंट देने का काम करते हैं। देन फ्लेजिला। फ्लेजिला जो होता है वो क्या काम करता है, सिंगल सेल को मूवमेंट का काम, मूवमेंट देने का काम करता है। वाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, चप्पू जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर मेल के अंदर स्पर्म्स का। ठीक है, तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पहली बार चैनल पर आए हैं बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, और इसी तरीके से मेरे चैनल पर नए नए वीडियोस के लिए बने रहिएगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू एंड बाय।